Hi everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Upskill and I hope so you all are well and you are enjoying these sessions. Code on Wages 2019. This is session 7 और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेमेंट ऑफ वेजेस कोड ऑन वेजेस में चैप्टर 3 में पेमेंट ऑफ वेजेस में सेक्शन 20 और यहाँ पे आज हम कंप्लीट कर लेंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25 ओके। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 20 से और 25 तक हम ट्राई करेंगे कि हम कंप्लीट कर लें। क्विक सा रिकैप देखते हैं पीछे हम क्या क्या देख चुके हैं। 6 सेशंस हमारे निकल चुके हैं जिसमें सबसे पहले हमने चेक किया था इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ी सी चीजें देखी थी चैप्टर 1 से 9 तक। उसके बाद हमने चेक किया सेशन 2 में प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 जहां से हमने डेफिनेशंस स्टार्ट करी। देन आता है हमारा सेशन 3 जहां पे हमने देखा था आगे कंटिन्यू की थी डेफिनेशंस, क्योंकि ये 26 डेफिनेशंस हैं तो हमने ये 3 पार्ट्स में कंप्लीट करी थी। सेशन 4 में हमने डेफिनेशंस कंप्लीट कर कर क्या किया, सेक्शन 3 एंड 4 भी डिस्कस कर लिया। सेशन 5 में हमने डिस्कस किया सेक्शन 5 से लेके 14 और उसके बाद सेशन 6 में हमने कंप्लीट कर लिया सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 19 ओके। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेमेंट ऑफ वेजेस में। कहाँ तक पेमेंट ऑफ वेजेस में सेक्शन 20 से स्टार्ट करने वाले हैं, डिडक्शंस फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, रेडी टू अपस्किल पे देख रहे हैं तो यहाँ पे सेशंस मिल जाएंगे ऐसे ही। रेडी टू गेट अपडेट पे देख रहे हैं तो यहाँ पे लेनी पड़ेगी आपको मेंबरशिप। थोड़े टाइम आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और उसके बाद आपको मिल जाएंगे सेशंस ऐसे ही ओके। सो प्लीज चेक करें और भी बहुत सारे सेशंस है, पिन कमेंट से सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे, उससे चेक करते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिडक्शंस फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अब ये कौन सी डिडक्शंस आ रही हैं, थोड़ा सा हमें पीछे देखना पड़ेगा जिससे हमें ये ध्यान आ जाए। सेशन 6 अभी हमने लास्ट देखा था जहां पे हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था पेमेंट ऑफ वेजेस का, जहां पे 15th सेक्शन से हमने स्टार्ट किया था और 19 तक वो खत्म हुआ था। उसमें एक सेक्शन था सेक्शन 18 जो बात करता था कि कौन कौन सी डिडक्शंस होनी चाहिए वेजेस से। प्लीज इसे जरूर चेक करें तभी आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। डिडक्शंस विच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस, तो इसमें अलग अलग डिडक्शंस कुछ बताई हुई थी क्लॉजेस के अंदर। सब सेक्शन 2 के अंदर कई क्लॉजेस बताए हुए थे, फाइन, डिडक्शंस, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, डिडक्शंस डैमेज और लॉस का। उसी डिडक्शंस को अब हम ये 20 से लेकर 25 सेक्शन तक में बात करेंगे, ठीक है। जो स्पेसिफिक कुछ डिडक्शंस थी जिनके लिए एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड था उनके लिए उन्होंने सेपरेट सेक्शन दे दिए हैं, तो हम ये वहां से बात करेंगे। इसीलिए हर सेक्शन में अब जो ये सेक्शन स्टार्ट होगा आपको एक सिंपल सी लाइन मिलेगी जिसमें वो सेक्शन 18 के सब सेक्शन 2 के उस क्लॉज का जिक्र करेंगे जिसमें वो डिडक्शन पीछे मेंशन थी, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे एब्सेंस ऑफ ड्यूटी है तो एब्सेंस ऑफ ड्यूटी के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वहां पे तो बता दिया था कि आपको डिडक्शन करना है, लेकिन एब्सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए कितना डिडक्शन करना है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सेपरेट सेक्शन में यहां से दिया हुआ है, ठीक है। आई होप सो मैं इसे समझा पा रही हूँ। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो पाया है तो प्लीज एक बार दोबारा सुनिए मैंने अभी क्या बोला है, ठीक है। चलिए क्लियर करते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं डिडक्शंस फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। डिडक्शंस मे बी मेड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18। यही मैंने बात करी, सेक्शन 18 के सबसेक्शन 2 में क्लॉज बी में बात हुई है। Only on account of absence of an employee from the place or places where by the terms of his employment he is required to work, such absence being for the whole or any part of the period during which he is so required to work। चलिए तो मैंने पूरा रीड आउट करा है, इसको देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। इसमें हमने जिक्र करा है किसका, हमने जिक्र करा है सेक्शन 18 के सबसेक्शन 2 का, जिसमें क्लॉज बी में क्या बात हुई है। क्लॉज बी में इन्होंने बताया है कि डिडक्शन हमें करनी है अगर कोई एम्प्लॉई एब्सेंट रहता है ड्यूटी से। तो अब इन्होंने बताया है कि एब्सेंट रहना ड्यूटी से क्या है और आप कितना डिडक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे रीड आउट करते हैं अगेन। ये बेयर एक्ट है और मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप इसको सिंप्लीफाइड तरह से समझ पाएं जिससे आप कोई भी एक्ट फ्यूचर में समझ पाएं, कोई भी अमेंडमेंट्स फ्यूचर में समझ पाएं, ओके। सो आई एम ट्राइंग हार्ड के ये आप प्रॉपर्टी समझ सकें, तो प्लीज इसको ऐसे ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने कहा है deductions may be made under clause B of subsection 2 of section 18 only on account of the absence of an employee from the places or places where by the term of his employment। इसमें क्या कह रहे हैं, आप एब्सेंस मानोगे उस एम्प्लॉय की कहाँ से, उन्हीं प्लेस या फिर उन प्लेसेस से जहां पे टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, वेयर बाय द टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, उसके एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स कहती हैं कि उसे वहां पे होना था, ही इज रिक्वायर्ड टू वर्क, उसे वहां पे काम करना था। सच एब्सेंस बीइंग फॉर द होल, या तो वो एब्सेंस पूरी होल और एनी पार्ट ऑफ द पीरियड, जिस पीरियड के लिए वो अपॉइंट हुआ था उसमें या तो पूरे टाइम नहीं है या फिर किसी पार्ट में नहीं है, मतलब वो काम नहीं कर रहा, ड्यूरिंग विच ही इज सो रिक्वायर्ड टू वर्क। मतलब अगर आपको 8 घंटे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 8 घंटे बोले गए थे काम करने के लिए और आप 8 घंटे काम नहीं कर रहे हो या फिर 4 घंटे नहीं कर रहे हो, वहां पे आपको काम करना था, आपको प्लेस, वर्क प्लेस बता दी गई थी, लोकेशन बता दी गई थी, आपको वहां काम करना था, आपने वहां नहीं करा, तो उसको हम एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी मानेंगे।
यहाँ पे ये सिंपल सा कह रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद ये क्या कह रहे हैं सबसेक्शन 2 में। द अमाउंट ऑफ सच डिडक्शन शैल इन नो केस bear to the wages payable to the employed person in respect of the wage period for which the deduction is made in a larger proportion than the period for which he was absent bears to the total period within such wage period during which by the terms of his employment he was required to work। इसमें क्या कहा है, इसमें कुछ ज्यादा सी इन्होंने बात करी है, तो चलिए इसको प्रॉपर्ली समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे हमने कहा कि आप फर्स्ट में हमने बात करी कि आप इसको मानोगे कि एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी है, जिस वेज पीरियड के लिए उसको आपने वहां पे रखा था, उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मेंशन था, उसे वहां पे काम करना था, उसने वहां या तो होल या फिर किसी पार्ट के लिए नहीं करा काम, ठीक है, जो पीरियड था। अब यहाँ पे कह रहे हैं अमाउंट की बात कर रहे हैं, वहां पे तो उन्होंने बता दिया कि किस वजह से आप काटोगे, एब्सेंस हम किसको बोल रहे हैं। अब बता रहे हैं ये अमाउंट के बारे में, तो अमाउंट ऑफ सच डिडक्शन शैल इन नो केस, अमाउंट जो है डिडक्शन का वो किसी भी तरह से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि आप कुछ भी डिडक्ट करने लगो, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। वेजेस पेबल टू द एम्प्लॉयड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेज पीरियड, उस वेज पीरियड के लिए जितनी वेजेस देनी होती है उससे ज्यादा नहीं होगा, फॉर विच द डिडक्शन इज मेड इन अ लार्जर प्रपोर्शन, लार्जर प्रपोर्शन में हम कर रहे हैं देन द पीरियड फॉर विच ही वॉज एबसेंट, अगर हम जितने टाइम के लिए वो एबसेंट था उससे ज्यादा कर रहे हैं। बेयर्स टू टोटल पीरियड, उस टोटल पीरियड से ज्यादा था, विद इन सच वेज पीरियड ड्यूरिंग विच बाय द टर्म ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ही वाज रिक्वायर्ड टू वर्क, मतलब ऐसा हम नहीं कर सकते इन नो केस, मतलब जितने पीरियड के लिए वो एब्सेंट रहा है आप उससे ज्यादा नहीं काट सकते हो, ठीक है, टोटल पीरियड से आप ज्यादा नहीं काट सकते हो उसकी सैलरी, लेकिन मतलब उसका वो जो अमाउंट है वेजेस का वो नहीं काट सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड दैट, अब यहाँ पे इसमें नीचे बता रहे हैं प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड इन दिस बिहाफ बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई रूल्स बना देती है उसको ध्यान में रखते हुए, प्रोवाइडेड दैट कह रहे हैं ना, लेकिन सब्जेक्ट टू मतलब उसको ध्यान में रखते हुए, इफ 10 और मोर एम्प्लॉयड पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट एब्सेंट देमसेल्व्स, देखिए 10 या उससे ज्यादा लोग वहां पे एम्प्लॉयड हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक्टिंग इन कंसर्ट एब्सेंट देमसेल्व्स, उन्होंने क्या करा, एकता सी बनाई, 10 लोगों ने या उससे ज्यादा उन्होंने एकता सी बनाई और क्या करा, विदाउट ड्यू नोटिस, दैट इज टू से विदाउट गिविंग द नोटिस विच इज रिक्वायर्ड अंडर द टर्म्स ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ब्रैकेट में ये मेंशन करा है कि उन्होंने नोटिस नहीं दिया जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स में था, मतलब अगर वो छुट्टी लेने वाले हैं बहुत सारे लोग तो वो बताएंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो 10 या 10 से ज्यादा लोगों ने एक साथ छुट्टी मार ली, ऑब्वियसली एकता में मारी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से मारी है, तो वो हमें ध्यान रखना है, एंड विदाउट रीजनेबल कॉज, बिना रीजनेबल कॉज के नहीं, ठीक है, बिना रीजनेबल कॉज के नहीं, सच डिडक्शन फ्रॉम एनी सच पर्सन मे इंक्लूड सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग हिज वेजेस फॉर 8 days एज मे बाय एनी सच टर्म्स बी ड्यू टू द एम्प्लॉयर इन ल्यू ऑफ ड्यू नोटिस। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ 8 days के बारे में बात आई, लेकिन एंड विदाउट रीजनेबल कॉज, मतलब बिना किसी कॉज के आप कर रहे हो, एक आदमी है भाई काम कर रहा है, उसको बीमारी हो गई एकदम से, वायरल हो गया, वायरल के साथ और भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, टाइफाइड हो गया, कोई भी ऐसी बीमारी जो बहुत लॉन्ग चलती है, ठीक है चलता है, लेकिन 8-10 लोगों को एक साथ हो गया बिना रीजनेबल कॉज के, ठीक है, कोरोना का टाइम था, वहां पे बहुत सारे लोगों को उस समय हुआ, तो वो मासेस में पता है, सबको पता है, हाँ भाई एक को एक से एक को एक से एक से को एक से ये प्रॉब्लम हो गई, ये बीमारी हो गई, या फिर कोई स्पेशल फ्लू चला तो सबको पता है, हाँ भाई ये चला तो ये ऐसा ऐसा है, सबने बता दिया, ना तो आपके पास कोई रीजनेबल कॉज है, ना ही आप प्रॉपर नोटिस दे रहे हो। आदमी अगर बीमार होता है, उसका जेन्यून रीजन होता है, वो 1-2 दिन में ही मैक्स बता देता है, उसके घर से आ जाती है, हॉस्पिटल से उसके रिलेटिव्स भी बता देते हैं कि भैया इसके ऑफिस में इन्फॉर्म कर दो, इसको ये प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 और मोर एम्प्लॉयड पर्सन ने एक साथ एकता बनाई, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी रीजनेबल कॉज के छुट्टी मार ली, ठीक है। सच डिडक्शन फ्रॉम एनी सच पर्सन मे इंक्लूड सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग हिज वेजेस, मतलब 8 days की, आप 8 days से ज्यादा आप डिडक्ट नहीं करोगे, 8 days की आप यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ये कह रहे हैं, सिंपल, ठीक है। लास्ट में ये यही बोल रहे हैं कि ड्यू नोटिस इन ल्यू ऑफ ड्यू नोटिस, इसका मीनिंग ये है कि अगर आप नोटिस नहीं आपने दिया और कुछ लॉस हुआ, मतलब अचानक से वो क्या अरेंजमेंट कर पाएंगे, आप बता भी नहीं रहे हो ना कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, तो रिप्लेसमेंट कैसे ढूंढे या फिर उस वक्त सब्स्टिट्यूट कैसे लगाएं, हमें पता ही नहीं कितने दिन नहीं आ रहे हो, तो वो जो लॉस हुआ उसकी वजह से यहाँ पे 8 days का डिडक्शन अलाउड है, ठीक है। इसी में एक एक्सप्लेनेशन और ऐड किया हुआ है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन एन एम्प्लॉई शैल बी डीम्ड टू बी एब्सेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर ही इज रिक्वायर्ड टू वर्क इफ although present in such place he refuses in pursuance of a stay in a strike or for any other cause which is not reasonable in the circumstances to carry out his work। यहाँ पे बता दिया, डीम्ड का मतलब होता है माना जाएगा कि वो अवेलेबल तो था, आप कहोगे मैं वर्क पे अवेलेबल था, बार बार हो रही है कि प्लेसेस और प्लेस पे आप अवेलेबल हो, उसे वहां पे काम करना था, वो प्रेजेंट था, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया, किस वजह से, कि स्टे इन स्ट्राइक मैंने लगाई हुई है कि मैं रहूंगा यहीं लेकिन काम नहीं करूंगा, या फिर कोई और कॉज देता है जो कि रीजनेबल नहीं है, जो साफ पता चल रहा है कि जेन्यून नहीं है, तो यहाँ पे यही माना जाएगा कि वो एब्सेंट था उस प्लेस से,
ठीक है, यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन इन्होंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं 21 डिडक्शंस फॉर डैमेज और लॉस। अगेन आप सेक्शन 18 के सबसेक्शन 2 क्लॉज एन में जाएंगे तो आपको दिखेगा वहां पे क्या है, वहां पे डैमेज और लॉस के बारे में बात हो रही है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अ डिडक्शन अंडर क्लॉज सी और क्लॉज एन, सी और एन में ये डिस्कस्ड है, ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18 फॉर डैमेज और लॉस शेल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ द डैमेज और लॉस। अमाउंट से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, जो आपका डैमेज या लॉस हुआ उससे ज्यादा आपने 200 300% पेनल्टी लगा दी, ऐसा कोई डिडक्शन आप नहीं कर सकते। कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, जो कि एम्प्लॉयर को हुआ बाय नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय, उसके नेग्लिजेंस और उसके डिफॉल्ट की वजह से। सिंपल है कि एम्प्लॉय था वहां पे, उसकी नेग्लिजेंस और उसके डिफॉल्ट की वजह से कोई डैमेज या लॉस हुआ तो उतना ही अमाउंट आप डिडक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बताया हुआ शैल नॉट एक्सीड, कम कर सकते हो ऑब्वियसली। अगर आपको लगता है कि चलो यार मेरा लॉस 500 का हुआ, चलो बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, नेग्लिजेंस और फॉल्ट एक ही बार इससे हुआ, लेकिन आप डिडक्शन जरूर करोगे। 500 का हुआ था, आपने 300 कर दिया, दैट्स फाइन, लेकिन 500 का हुआ आप कह रहे हो नहीं यार मैं तो 1000 का करूंगा जिससे लेसन मिलना चाहिए, तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए ये जब मैं अमाउंट्स यूज करती हूँ ये हमेशा एग्जांपल्स होते हैं, तो इसको इमोशनली सेंटिमेंटली ना लें कि इतनी लॉस कैसे है, छोटा है बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2, अ डिडक्शन शेल नॉट बी मेड अंडर सबसेक्शन 1, डिडक्शन नहीं करोगे आप until the employee has been given an opportunity of showing cause against the deduction or otherwise then in accordance with such procedure as may be prescribed for the making of such directions। देखिए कोई डैमेज या लॉस होगा तो आप या तो कमेटी बना के उसे चेक करोगे, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई इंक्वायरी होगी, कुछ भी होगा वहां पे कुछ डायरेक्शंस दिए होंगे। सबसे पहली चीज तो यही है कि कोई भी इस तरह की चीज होती है तो आपको अपॉर्चुनिटी देनी है सामने वाले पर्सन को, सिर्फ एलिगेशन लगा के नहीं छोड़ना है, उसको कहने की अपॉर्चुनिटी दो, उससे पूछो आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, रिटर्न में आप लो, आप रिटर्न में ही उसे प्रॉपर नोटिस दे सकते हैं, कोई स्ट्रिक्ट नोटिस की जरूरत नहीं है। आप उससे कहें कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, बताएं, ऑब्वियसली मेल मार्क करें, नोटिस दें, और उसके बाद उनसे भी मांगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, मे भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब इतनी पोलाइटली हम एम्प्लॉय से पूछते हैं, वो एडमिट कर लेते हैं, वो खुद कह देते हैं कि भाई कोई लाइबिलिटी है, कुछ भी है, तो आई एम रेडी टू पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देनी हमेशा जरूरी है। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि मैम ऐसे डिडक्शन हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हो गया, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, क्वेरीज लिखते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। तो वही मेरा यही कहना है, आप मैनेजर हैं, आप किसी भी प्रोफाइल में हैं, देख रहे हैं, ट्राई करें इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। ये एज पर ह्यूमैनिटी भी आप देखें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लॉ ही पढ़ के आओगे तभी आपको पता चलेगा। सिंपल है कि अगर हम किसी को एलिगेट करें किसी चीज़ के लिए तो उसे एटलीस्ट एक बार ये बताने का तो मौका दीजिए कि सच में उसने ये किया है, नहीं किया है। और ऑब्वियसली ये बहुत आसानी से ट्रेसेबल भी हो जाता है कि वो पर्सन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, फैक्ट्स प्रेजेंट जो कर रहा है वो क्या है। तो एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सबसेक्शन 3, ऑल सच डिडक्शंस एंड ऑल रियलाइजेशंस thereof shall be recorded in a register to be kept in such form as may be prescribed। देखिए इसके रूल्स बने हुए होंगे, कोई आप पैसा किसी से ले रहे हो, मतलब डिडक्शंस कर रहे हो, या कोई रियलाइजेशन हो रहा है, मतलब आपने या तो डिडक्ट किया तो वो अमाउंट, या फिर आपने कुछ अमाउंट रिकवर करी, तो उसका आप एक रजिस्टर बनाएं, रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर कि भाई ये अमाउंट यहाँ से रिसीव हुआ है या डिडक्ट हुआ है। ये सिंपल ये है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसके रिकॉर्ड्स जरूरी हैं, कोई भी स्पेशल केस हो रहा है तो रिकॉर्ड जरूरी है। नॉर्मल केसेस तो ऑब्वियसली हम डिडक्शंस एंड ऑल सैलरी के नोट करते ही हैं, लेकिन क्योंकि ये स्पेशल चीजें हैं तो ये हमें नोट करनी जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 22। आई होप्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, प्लीज मुझे मैसेज करके बताएं कि ये हेल्पफुल हो रहे हैं। बहुत ही ईजी वे में मैंने ये सेशंस बनाए हैं। रिस्पॉन्सेज मुझे नहीं आ रहे हैं, बल्कि आप कह सकते हो कम आ रहे हैं। यस, जगह जगह आते हैं, कम आते हैं, तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट इज सेक्शन 22, डिडक्शंस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। अ डिडक्शन अंडर क्लॉज डी और क्लॉज ई ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18। देखिए ये सेक्शन 18 के सब सेक्शन 2 में जहां पे डिडक्शंस है वहां में डी और ई क्लॉज में ये मेंशन है सर्विसेज रेंडर्ड, तो शैल नॉट बी मेड फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉई अनलेस, कोई भी डिडक्शन सर्विसेज रेंडर्ड वाली आप शैल नॉट बी मेड नहीं की जाएगी अनलेस, अगर ऐसा है तो कर ली जाएगी, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अनलेस द हाउस अकोमोडेशन एम्यूनिटी और सर्विस, यहाँ पे हाउस अकोमोडेशन की बात थी कि हम जो हाउस अकोमोडेशन की एम्यूनिटी या सर्विस प्रोवाइड करें एम्प्लॉय को, उसके रिगार्डिंग हम डिडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं आप नहीं कर सकते अनलेस हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम एज अ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अदरवाइज। उसने क्या किया है, जो हाउस अकोमोडेशन एम्यूनिटी और सर्विस आपने उसे दी है उसने वो एक्सेप्ट करी है। इसीलिए मैं कहती हूँ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है हर चीज का। ऐसे नहीं कि हाँ जी चलो हमने तो की दे दी, एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया, हाँ जी भैया आपको ये मिल गई है की, और चलो आप जाओ घर देख लो और ये आपको मिल गया हाउस अकोमोडेशन। वो प्रॉपरली एक्सेप्ट करेगा
पेपर्स होने चाहिए कि आपको ये सर्विस दी गई है, यू आर एक्सेप्टिंग, बिकॉज अगर वहाँ पे हाउस अकोमोडेशन में भी कुछ भी होता है तो दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। बोथ वेज है ये एम्प्लॉय के लिए भी एक सिक्योरिटी है कि मुझे ये मिला था उसी का डिडक्शन हो रहा है, और वहाँ पे कुछ हो जाता है तो भी एम्प्लॉय ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल है उस हाउस अकोमोडेशन के लिए, बिकॉज वो वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, तो यही है हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम एज अ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अदरवाइज। ये जो रिस्पॉन्सिबल है हाउस अकोमोडेशन में रह रहे हैं, ये मैंने एक एक्स्ट्रा बात आपसे शेयर करी है कि आप इसलिए भी डॉक्यूमेंटेशन जरूर बनाएं, ये दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है, एम्प्लॉयर की भी और एम्प्लॉय की भी। ओके, एम्प्लॉय की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट होती है और एम्प्लॉयर की भी होती है कि उन्होंने एक बेनिफिट दिया है, और वो आप तभी डिडक्ट कर पाओगे जब उसके प्रॉपर एक्सेप्टेंस होगी। ऐसा नहीं है कि हमने तो ऐसे ही नाम से लिख दिया कि हाँ भाई दी हुई है हाउस अकोमोडेशन और एम्प्लॉय को दी ही नहीं है। ये भी एक चीज हो सकती है कि एम्प्लॉय को तो मिली ही नहीं और आपने उसकी हाउस अकोमोडेशन डिडक्ट करनी शुरू कर दी बिना बात के, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का लॉस है। राइट, तो ये दोनों तरफ से ही इंपॉर्टेंट है कि हम प्रॉपर एक्सेप्टेंस ले लें। नेक्स्ट, एंड सच डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द, यहाँ पे अमाउंट जो है वो उससे ज्यादा एक्सीड ना हो। अब फिर अगेन वही वाली बात आ गई, हाउस दे रहे हो आप 10,000 का और डिडक्ट कर रहे हो 20,000। Again example, okay, the value of the house accommodation amenity or service supplied and shall be subject to such conditions as the appropriate government may impose। government कुछ और restrictions या कुछ provisions बता सकती है, तो वो सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी, conditions बता सकती है, लेकिन यहाँ पे amount जो है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, उससे मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप कम डिडक्ट कर सकते हो कि चलो यार हमने कंसेशनल रेट पे दे दिया हाउस अकोमोडेशन, ये हो सकता है, लेकिन वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन एमिनिटी या फिर सर्विस सप्लाइड किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मींस एक्चुअल में जो वैल्यू है हाउस अकोमोडेशन की और सर्विस की उतनी ही आप अमाउंट डिडक्ट करोगे यहाँ से। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेक्शन 23 डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस। अगेन एडवांसेस की बात क्लॉज एफ में हुई है, सेक्शन 18 के सब सेक्शन 2 क्लॉज एफ में हुई है, रिकवरी ऑफ एडवांसेस। डिडक्शंस अंडर क्लॉज एफ ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18 फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस गिवन टू एन एम्प्लॉई शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली यहाँ पे कुछ कंडीशंस बता दी हैं। रिकवरी ऑफ एडवांसेस, आपने कुछ एडवांसेस दिए हैं एम्प्लॉय को, तो वो कैसे डिडक्ट होंगे। रिकवरी ऑफ एडवांस ऑफ मनी गिवन टू एन एम्प्लॉई बिफोर द एम्प्लॉयमेंट बिगैन शैल बी मेड फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट ऑफ वेजेस टू हिम in respect of a complete wage period, but no recovery shall be made of such advances given for traveling expenses। अगर आपने उनका एम्प्लॉयमेंट बिगेन होने से पहले कोई एडवांस दिया है, तो जो वो फर्स्ट वेज पीरियड होगा, फर्स्ट पेमेंट होगा कंप्लीट वेज पीरियड का, वहां से आप एडवांस को डिडक्ट कर लेंगे। लेकिन रिकवरी कहाँ से आप नहीं कर सकते, आपने उसे कोई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिए थे, आपने वहां से डिडक्ट कर लिए, वो नहीं है पॉसिबल, वो नहीं कर सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं बी, रिकवरी ऑफ एडवांस ऑफ मनी गिवन टू एन एम्प्लॉय आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट बिगैन shall be subject to such conditions as may be prescribed। recovery of advance of money given to an employee after the employment, अगर employment began हो चुका है तब क्या होगा, तब यहाँ पे कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड होंगी, उसके हिसाब से होगा। ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम कुछ कंडीशंस बताई जा सकती हैं, उसके हिसाब से हो जाएगा। रिकवरी ऑफ एडवांसेस ऑफ वेजेस टू एन एम्प्लॉय नॉट ऑलरेडी अर्नड, मतलब उस एडवांस की आप बात कर रहे हो जो ऑलरेडी अर्न नहीं हुआ है, शैल बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगेन यहाँ पे भी कंडीशंस के हिसाब से, जो प्रिस्क्राइब कंडीशंस होंगी उसके हिसाब से यहाँ पे वो रिकवरी हो जाएगी एडवांसेस की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 24 डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स। अब यहाँ बात हो रही है लोन्स की, वहां पे थी एडवांसेस की। डिडक्शंस अंडर क्लॉज जी, ये अगेन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18 के क्लॉज जी में मेंशन है। रिकवरी ऑफ लोन्स जो हमने ग्रांट करे हैं एम्प्लॉय को, regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest payable thereon shall be such as may be prescribed। अगेन इसमें मेंशन है कि अगर आप कोई लोन देना चाहते हैं, एक छोटा सा एडवांस नहीं, यहाँ पे लोन की बात हो रही है, आप एम्प्लॉई को लोन देना चाहते हैं एम्प्लॉयर, और उसके बाद उसे रिकवर करना चाहते हैं सैलरी के डिडक्शन से, तो यहाँ पे जो रूल्स हैं कि कितना लोन देना है या फिर इंटरेस्ट होगा या फिर एम्प्लॉयर कैसे रिकवर कर सकता है लोन, ये कहाँ से डिसाइड होगा, ऑब्वियसली ये होगा थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेगी। ओके, इसी के बारे में यहाँ पे ये बात हो रही है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, ये रूल्स टाइमली निकलते रहते हैं, कैसे करना है आपको पेमेंट, कैसे नहीं करना है, और इन एब्सेंस के अभी अगर रीसेंट रूल्स नहीं निकलते हैं तो ये पीछे के फॉलो होते रहते हैं जो पहले पास्ट में निकले होते हैं। ठीक है, तो पहले अगर रूल्स निकले हुए हैं हमारे पास अवेलेबल हैं तो वो
इसी तरीके से फॉलो हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट सेक्शन 25 चैप्टर नॉट टू अप्लाई टू गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शेल नॉट अप्लाई to the government establishments unless the appropriate government by notification applies such provisions to the government establishments specified in the said notification। देखिए यहाँ पे ये जो इस चैप्टर के प्रोविजंस हैं ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स पे अप्लाई नहीं होंगे अनलेस जो कि अगर हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेशली नोटिफिकेशन निकाल के बताती है कि ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन में जो जो प्रोविजंस मेंशन होंगे वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे उन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो दिस इज ऑल फॉर द डे एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यस आई होप सो ये हेल्पफुल हो रहा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 4 पेमेंट ऑफ बोनस, जहाँ पे हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने की सेक्शन 26, ये है एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। और उसके बाद सेक्शन 27 है प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन बोनस इन सर्टेन केसेस। देन है सेक्शन 28 कॉम्प्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज। और सेक्शन 29 है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस। 30 में हम बात करेंगे स्टेब्लिशमेंट्स टू इंक्लूड डिपार्टमेंट्स, अंडरटेकिंग्स एंड ब्रांचेस। ओके, ट्राई करेंगे 30 तक कंप्लीट करने की, 5 सेक्शंस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ बोनस में 15 सेक्शंस हैं, तो आई होप सो ये हेल्पफुल होगा। इसी के साथ 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप है जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट कंप्लीट कर चुके हैं और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के एक दो सेशंस आ चुके हैं। ओके, सो प्लीज उसे भी चेक करते रहें, वो फ्री है, रेडी टू गेट अपडेट पे जाइए, उसे चेक करिए, मुझे बताइए कैसे हैं। ओके, so till next video, all the very best, stay happy, stay safe, thanks for watching, bye bye।